अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर बहुत शोला बयान मुकर्रर हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत व बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से मिलने पहुंचे, अपने दोस्त शहबाज जट और सैफुद्दीन अहमद के हमरा इस्तकबाल किया। ना अमीर कबीर ना सियासी खानदान, क्या कारकुनों को भी सियासी जमातों में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मेरी जमात है, और मैंने अपना बचपन भी मुस्लिम लीग नून को दिया, जवानी भी मुस्लिम लीग नून को दी, और अब सर बुढ़ापे की तरफ है तो मुस्लिम लीग नून के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक रहेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मुझे एक वालिद की तरह प्यार दिया। बड़े मियाँ साहब तो लीडर हैं हमारे, और उनके साथ तो कभी 6 महीने में अगर एक दफ़ा मिले तो 6 माह तो नशा ही नहीं जाता, जिस मोहब्बत से जिस शफ़क़त से वो मिलते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर। रंग महल में मैं पैदा हुआ और गली हिंगना में हम पैदा हुए, और उसके बाद कृष्ण नगर आ गए। वालिद साहब 6ठी जमात में था तो वालिद साहब की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उनके बाद वालदा ने फिर पाला। बिल्कुल कोई ख़ानदान में पॉलिटिशियन नहीं है, और मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है सर कि कोई फ़िक्र मुआश तो नहीं थी। वालिद साहब इतना कुछ छोड़ के गए थे कि इज़्ज़त से। क्या करते थे वालिद साहब? सर मेरे वालिद साहब बेसिकली तो फूड डिपार्टमेंट में थे, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी थी सर, जो हमें पार्टीशन में मिली, दादा बिज़नेस किया करते थे, और पार्टीशन में हमारी जो रंग में जो सराफा बाज़ार है वहाँ पर शॉप्स थी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से शुरू से एक मुनासिब अर्निंग जो थी वो होती थी कि फ़िक्र मुआश नहीं था। लेकिन वालिद के बगैर चलना बहरहाल मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल था। वालदा ने बड़ी हिम्मत से सर पाला, और बचपन से सियासत का शौक़ था। ये जो कीड़ा है ना सर, ये बचपन से ही होता है, ये इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। उस शौक़ की तकमील की MSF मेरा MSF से यूथ विंग में आया, साद रफ़ीक साहब ज़बरदस्ती ले आया यूथ विंग में, और उसके बाद सर पार्टी जब मदर पार्टी में आया तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का ओहदा रहा, 2 दफ़ा नायब सदर लाहौर रहा। शहबाज शरीफ साहब के साथ डायरेक्ट एक ताल्लुक़ बन गया, बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा इज़्ज़त वाला। और जब वो एग्ज़ाइल में थे तो उनका तर्जुमान भी रहा कई साल, और उन्होंने हमेशा सरपरस्ती की। और फिर उन्होंने बाद में जब पाकिस्तान वापस आए, 2008 का इलेक्शन था, तो उन्होंने मुझे MP का टिकट दे दिया। और सच्ची बात है कि मुस्लिम लीग नून का तूती बोलता था, और समझ ही नहीं आई कैसे इलेक्शन जीत गए। हाँ, सब कितना पढ़े, और ये जो सियासी जरासीम आप में कह रहे हैं, ये कैसे पला बढ़ा और कैसे इसको नशोनुमा हुई? बचपन से टॉपर था, प्राइमरी में स्कॉलरशिप था, मिडल में स्कॉलरशिप था, मैट्रिक में भी A+ था माशाल्लाह। लेकिन जब कॉलेज में आया तो सडनली वो कहते हैं ना कि एकदम से ड्रॉप हो गए, और एकदम से फिगर्स जो है वो गिर गए। मामू की डेथ हुई, लाला मूसा में रहते थे, तो वालदा लेकर चली गई हमें लाला मूसा। जब चेलम करके वापस आए तो पता चला कि अब तो एडमिशन्स की डेट ही हर कॉलेज में ख़त्म हो चुकी है। तो क्योंकि A+ ग्रेड था, 681 मार्क्स थे गालबन, तो A+ ग्रेड था, तो MAO कॉलेज वालों ने बड़ा शौक़ से दाखिला दिया कि यार ये एक बच्चा आया है A+ ग्रेड वाला, तो इसको ज़रूर दाखिला देना है। फिर जब MAO कॉलेज में गए साहब तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। सिंपल FA किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और फिर तालीम का सिलसिला एक दफ़ा फिर रुक गया। और आप हैरान होंगे कि 2015 में जब मैं MPA था तो मेरे साथ टीचर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर इकबाल चावला। उन दिनों वो डीन होते थे हिस्ट्री के। उन्होंने सर मुझे मोटिवेशन दी कि अल्लाह के फजल से उनकी सरपरस्ती में सर एग्ज़ाम्स दिए,
और उसके बाद आप हैरान होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन मेरी जो है वो मास्टर्स में आई और मैंने 2015 में सर मास्टर्स किया। उस वक्त आप एमपीए भी थे? जी मैं उस वक्त एमपीए भी था। और उसके बाद फिर मैंने अपना एमफिल जो है वो शहबाज साहब के टेन्योर के ऊपर मैंने अपना थीसिस स्टार्ट किया और मेरा जो एमफिल है वो मेरे अभी 2 सेमेस्टर हैं जो मैंने अभी फ्रीज कराए हुए हैं। तो बस अब जब भी कभी मौका मिलेगा तो अपना एमफिल भी इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। अब सबसे पहला बिजनेस क्या किया? बतौर तालिब इल्म तो आप बिगड़ गए थे, लेकिन बहुत से लोग जो बिगड़े वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किसी और राह पे निकल के गैंगस्टर बन गए। आप कैसे बच गए? सर मेरी कोई जिसामत भी गैंगस्टर वाली नहीं थी और शुरू से तबीयत सर नज़रियाती है। मैं सर चूँकि शुरू से नज़रियाती सा शख्स था, लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो मैं उस लाइन में नहीं गया। मैंने नज़रियाती काम जो है उसको कंटिन्यू किया और उसके बाद जब सर बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप हैरान होंगे कि हमने इस्लामपुरा में एक छोटी सी पेंट शॉप जो है उससे अपने काम का आगाज़ किया। दुकान तो आपने रंग की बनाई, मगर आप पे रंग मुस्लिम लीग का चढ़ गया। सर वो मेरे वालिद साहब से और पैदाइशी चूँकि सारा ख़ानदान मुस्लिम लीगी है। मेरे दादा मुस्लिम लीगी थे और मुस्लिम लीग से प्यार करते थे, क़ायद आज़म से बड़ा प्यार करते थे। वालिद साहब बड़े जज्बाती थे मुस्लिम लीग के मामले में। तो सर छोटा भाई था एक, उसकी 2004 में एक्सीडेंट से डेथ हुई। वो मेरा बड़ा दिल के करीब था और समझ लें कि मेरा हर दुख सुख का वो साथी था। तो हम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। तो भाई साहब जो बड़े हैं उनकी थोड़ी सी आदत डिफरेंट थी, हमारी डिफरेंट थी, तो कोई इतना वो काम हम उस पर सेट नहीं हो पाए, यानी हमारा दिल नहीं लग पाया। तो हम चाहते थे कि कोई बड़ा काम करें, तो इसलिए सर उस काम को फिर खैरबाद किया और फिर मैंने सर कस्टम क्लीनिंग एजेंसी का काम सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर अपनी कंपनी बनाई और 96-7 से वो बिज़नेस स्टार्ट किया। और मेरे दोस्त हैं सैफुद्दीन, वो मेरे साथ मिलके इस काम को देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी एक समझ लें कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लीनिंग एजेंसी है और तकरीबन इस काम को करते हुए आज जो है वो 27 से 28 बरस गुजर चुके हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी फाइनेंशियल हर्डल नहीं आई। बड़ा इज़्ज़त वाला हक हलाल सियासत तो बहुत पैसा मांगती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इतने पैसे कमा लिए थे कि सियासत में काम आते? सर पहला इलेक्शन जब लड़ा था ना तो उस वक़्त जो है वो अपने पैसे ज़ाती बहुत खर्च हुए थे। उसके बाद सर ज़िंदगी में सीखा ही है कि आपके दोस्त होने चाहिए जो वाकई दोस्त हैं। मेरे 8 से 10 ऐसे दोस्त हैं कि जो मेरे लिए समझ लें जान देने को तैयार रहते हैं। कितने पैसे आपको दे देते हैं इलेक्शन कब? मेरे इलेक्शन में कोई इतने पैसे भी नहीं लगते। 5 करोड़ तो लग ही जाता। नहीं सर नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी इतने पैसे इलेक्शन पे खर्च नहीं किए। मैं पहला इलेक्शन जब लड़ा था तो उस वक्त मुझे आज भी याद है कोई 30-35 लाख रुपया लगा होगा और उसके बाद क्योंकि मेरे लगते ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं होता। लेकिन इतना मुझे पता होता है कि हमारे सपोर्टर्स जो हैं, मैं मुस्लिम लीगी वर्करों की यहाँ सर एक बात कहना चाहूँगा कि इस शहर ने मुस्लिम लीग नून से और मियां नवाज शरीफ से बड़ा प्यार किया। हमारे कारकुनों ने ज़िंदगियाँ दे दी हैं अपनी मुस्लिम लीग नून को। जितने जगहों पर सर मैंने इलेक्शन लड़ा, यकीन करें कभी किसी एक शख्स ने कोई दफ्तर के लिए, कोई जलसे के लिए, किसी चीज़ के लिए 1 रुपया नहीं लिया। हर शख्स ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। वो भी देखें 70-80 लाख तो हो जाता। तो सर इतनी रकम की तो आजकल कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे पहले पैसे कमाते हैं सर। मुस्लिम लीग नून की सियासत में बड़े इनकलाब आए। नवाज शरीफ साहब आए, उनकी तबीयत और थी, शहबाज साहब की और थी, हमज़ा साहब चलाते रहे, उनका मिजाज और था, मरियम साहबा का मिजाज और है। आप चारों अदवार में चल गए, तो क्या राज है आपके पास? क्या गिद्दड़ सिंगी है कि चारों के साथ आपकी बन गई? सर गिदर सिंह इतनी है कि शुरू से सीखा है कि मुस्लिम लीग नून ख़ानदान है और हम उस ख़ानदान के फ़र्द हैं। उस ख़ानदान से वफ़ा करनी है, उस ख़ानदान की खैर मांगनी है और उन ख़ानदान को आपस में मिलाने की बात करनी है। और यकीन करें कि हमेशा मुस्लिम लीग नून से वफ़ा की है अल्लाह के फ़ضल से। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ये कभी नज़र नहीं आते किसी फंक्शन में, सियासत में, इसकी क्या वजह है? सर देखें, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। जब मेरी शादी हुई थी ना सर, तो मेरी पसंद की शादी है, तो मेरी वाइफ जो है वो शुरू से सियासत के ख़िलाफ़ थी। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं है, सियासत के ख़िलाफ़ थी। उसकी वजह ये थी सर कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो तहरीक निजात चल रही थी, पीपल्स पार्टी का दौर था और भुट्टो की बरसी पे, भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो हमने उस पर, चूँकि उस वक़्त आपको पता है सियासत जो थी, तो हमने उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो मैं गिरफ़्तार हो गया। जब मैं गिरफ़्तार हुआ सर तो मैं इतना छोटा था कि जब उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई तो वो हथकड़ी मेरे हाथ से निकल जाया करती। तो वो जो हाथ वाली हथकड़ी थी सर वो मेरे पैर में लगाई गई। दाढ़ी मूछ भी नहीं थी मेरी,
तो मेरी 5 साल एंगेजमेंट रही है। तो जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो मेरी वाइफ को वो दिन नहीं भूलते, तो उसको शायद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ फील हुई और उसने कहा कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब मेरी शादी हो रही थी निकाह से पहले, तो मुझे पैगाम आया कि जनाब अपना बेगम साहबा मिलना चाहती हैं, तो कोई 1-2 दिन पहले। तो मैंने कहा भाई अब इस वक्त क्या करें, तो खैर उन्होंने फिर पैगाम भेजा, एक वो कागज़ सा लिख के भेजा था, स्टाम्प तो वो नहीं था, इतनी समझदार तो वो नहीं थी कि स्टाम्प लिखवाती। उसने कागज़ पे कहा कि ये लिख के दें कि आप सियासत छोड़ देंगे। तो अब मैं सोचा कि भाई अब करूँ क्या, तो मैंने कहा चलो यार कागज़ से लिख के दो फिर देख लांगे। तो उस वक्त किसको पता था कि MP MNA वज़ीर बन जाएंगे। उस वक्त तो एक सियासी कारकुन थे, सियासी जदोजहद का शौक़ था, तो मैंने उसको लिख दिया था। उसके बाद जब वो सियासत नहीं छूटी और मैं लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने पे आया तो काउंसलर बना। लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद फिर अब MP MNA वज़ीर, तो कई दफ़ा वो गिला करती है, उसने वो कागज़ आज भी संभाला हुआ है। कभी आपने तो मुझसे आप हलफ तोड़ के सियासत कर। सर हलफ तो वो नहीं था, वो सादा कागज़ था, तो वो साइन कर दिया। लेकिन यकीन करें कि उसने बड़ी सारी ज़िंदगी बड़ा ज़ब्त किया, बड़ा सब्र किया। मेरे बच्चे जो हैं वो भी सियासत को पसंद नहीं करते सर। वो ऐसा नहीं है कि वो सियासत को पसंद नहीं करते, वो मियां नवाज शरीफ को प्यार करते हैं, मेरी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, डिफेंड करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि ये जब होता है ना कि जब वालिद गिरफ्तार हो, जैसा हमें इमरान खान के दौर में हुआ, और वो इन चीज़ों से वो फील करते हैं कि यार ये कैसी सियासत है। जब लोगों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू किया तो वो कहते हैं कि हमारा बाप तो सारी ज़िंदगी हमें हाक हलाल खिलाता रहा है, हमारे बाप को क्यों चोर कहे। तो ये एक जो गिला शिकवा जो है ये मुआशरे से उनका है। वो मेरी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठते, और उन्होंने अगर मेरे साथ कहीं जाना हो तो सबको पता ही है, वो अपनी ज़ाती गाड़ी में निकालता हूँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, बीवी साथ बैठती है, बच्चे साथ बैठते हैं। तो कहीं भी हमने जाना होता है तो हम उस तरह जाते हैं। ये वाली जो ज़िंदगी जो है ये मेरी ऑफिशियल ज़िंदगी है सर। अपने करीबी दोस्तों के हमरा नाश्ता किया। लाहौर की रवायती हलवा पूरी पाए निहारी से तवाज़ो की गई। लस्सी पी। साहब बताएं अपने बारे में, ख्वाजा साहब से कब से बात करें? जब से मैंने होश संभाला है तब से ये मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और बड़े अच्छे रहनुमा हैं मेरी ज़िंदगी में कोई भी हर्डल आई है, मुसीबत आई है, इनसे डिस्कस करता हूँ। मुझे ज़हनी मेंटली थेरेपी भी मिलती है, और मुसीबत चाहे बुरे रहे पर भाई ऐसे इंसान से डील करते, ऐसे बात करता है कि इंसान उस टाइम पे ना रिलैक्स हो जाता है। इनकी फैमिली के साथ मैं अटैच हूँ, हालांकि इनकी फैमिली के साथ चंद एक दोस्त हैं हमारे जो वहाँ पे मिलते होंगे भाभी को, वो उन्हें मैं भाभी बहन कहता हूँ। ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक़ 97-98 से है। हमारा पहले ताल्लुक़ बना क्योंकि इनका और मेरा बिज़नेस एक जैसा ही है। मैं अपना कस्टम क्लियरिंग का काम करता था, ख्वाजा साहब अपना समड़ियाल ड्राई पोर्ट पे, वहाँ से हमारे ताल्लुकात बनते चले गए। फिर वो फैमिली रिलेशन में तब्दील हो गए। बिजनेस पार्टनर भी बन गए आप? बिज़नेस पार्टनर बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि जो इनका बिज़नेस था जब ये सियासत में आए तो उसको लुक आफ्टर मैं कर रहा हूँ। इनका अपने मुलाजिम हैं, अपना तमाम स्टाफ है। नहीं बेचारे मुसीबत हुआ है कि मैं सियासत कर रहा हूँ और ये मेरा बिजनेस इनको देखना मैं इनका बिजनेस देख रहा हूँ। हमें बताइए। ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत क्रीज से बाहर जाके बोल जाते हैं, जिसका नुकसान भी होता है लोगों तक। फिर बातें जो ऊपर तक पहुंचाई जाती हैं उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला लगा दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल के बिल्कुल साफ़ इंसान है। एक डॉक्टर के तौर पे भी मैं इनको जानता हूँ और एक इंसान के तौर पे। इंसान तो हैं लेकिन साथ डॉक्टर भी हैं और जज्बात से भरपूर हैं और जिसके साथ हैं उसके साथ डट के हैं। ये अपोजिशन के दौर की बात है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो थे अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, अचानक से सामने से एक बहुत तेज़ी के साथ एक वीगो डाला आया और सीधा आके ख्वाजा साहब की गाड़ी के साथ टकराया। इनको सर पे शदीद चोटें आईं। मुझे अभी भी याद है, इनको तकरीबन 12 टांके लगे थे। उससे पहले इनको ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं था, लेकिन उस वाक़े के बाद से इनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ। भाई साहब, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? जब मेरे छोटे भाई की डेथ हुई, वो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ था और सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी। बिज़नेस का भी हम सफ़र था, मेरे पॉलिटिकल मामलात को भी देखता था। उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी लोगों से। और ज़िंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा कौन सा? वो लम्हा था कि जब अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा। ख्वाजा साहब, कितना महीने में
खर्च हो जाता है, सियासत भी है, घर भी है, एक स्टेटस भी रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो आजकल, क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ गया है, तो सलामियों की सूरत में होता है। कितना हो जाता है? तो बार ये तो डिपेंड करता है कि शादियाँ कैसी आ रही हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि 5-5 लाख रुपया खर्च कर देना पड़ता है महीने में। हाजी साहब, ज़िंदगी हो तो हिस्से लतीफ़ भी होती है, हुस्न भी अच्छा लगता है, कुदरत के रंग भी अच्छे लगते हैं। हुस्न में क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, कशिश रखती है आपके लिए? चोर साहब, मशरक़ी हुस्न की अपनी बात है, और मशरक़ी हुस्न हमेशा से और मशरक़ियत हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे बेबाक और जो उस तरह की ख़वातीन ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया। तो क्या आपको पर्दे वाली ख़वातीन और चादर वाली ख़वातीन अच्छी लगती हैं? नहीं, पर्दा और चादर की बात नहीं, देखिए मशरक़ियत जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन की आँखों में होती है। नहीं तो मशरक़ियत में क्या सांवला रंग, गोरा रंग, आँखें, काली आँखें, काले बाल, लंबे बाल, क्या अच्छा लगता है? सर, जब मैंने अपनी शरीक हयात को पसंद किया था तो वो समझ लें कि अल्लाह ने उसमें वो सब खूबियाँ रखी थी जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। क्या क्या? उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मशकियत भी थी, उनमें मासूमियत भी थी, उनमें उनकी आँखों का जो होता है कि कोई भी शख्स कहता है कि यार ये बड़ी अच्छी आँखें होनी चाहिए, तो मेरी शरीक हयात में अल्लाह ने वो सब कुछ दिया मुझे इनाम के तौर पे। देखिए वो जैसे शायर, जैसे आप तो शायर आदमी भी हैं और आप माशाल्लाह हसास आदमी भी हैं, तो वो कहते हैं ना, वो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया। तो बस अपनी बेगम की आंखें देखी तो दीवाने हो गए। साहब, ये जो पाकिस्तान की सियासत पर लोग तनकीद करते हैं तो वही कहते हैं जी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, सियासी जमातें जो हैं लीडरशिप की आमरीत का शिकार हैं। तो आप ज़ाहिर है आपने बिल्कुल नीचे से ऊपर आए हैं, तो आप इस पर सोचते तो होंगे, तबसरा क्या करते हैं? बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से कुछ भी कह लें, यहाँ जमात को वोट नहीं मिलता, यहाँ शख्सियत को वोट मिलता है। अगर आप PMLN से मियां नवाज शरीफ निकाल दें तो PMLN का वोटर उसे वोट नहीं देगा। अगर आप किसी और पार्टी से तरीके इंसाफ से अगर उनका बानी निकाल दें तो उनका वोटर उनको वोट नहीं देगा। असल हकीकत यह है कि अवाम को बिल्कुल वरासती सियासत पसंद है और अपने लीडर के बहन भाई और बच्चों को ही वोट देना चाहते हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। अपने दफ्तर में आए, लीगी रहनुमा बीबी वडेरी और उनके बेटे से मुलाकात की। दफ्तरी अमूर निपटाए। खाई साहब, प्राइमरी हेल्थ आपको दिया गया, पहले तो ये समझ नहीं आती कि ये दो हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ, ये क्यों बनाए गए, क्या ज़रूरत है? और फिर जब ये इसको तकसीम कर दिया गया तो इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ? सर, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने महकमा हेल्थ को दो हिस्सों में बाफाकेट इसलिए किया था कि हम मर्ज़ पर काम कम करते हैं, मरीज़ पर काम ज़्यादा करते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के दो हिस्से किए गए थे। एक हिस्सा जो मेरे पास था वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ था, जिसमें प्रिवेंटिव के ऊपर ज़्यादा काम है। हमारे BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, हमारे RHCs हैं, हमारे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं। हमारा डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम इसमें आता है। उसके अलावा सर हमारा ड्रग कंट्रोल विंग है वो इसके अंदर आता है, और उसके साथ साथ जो हमारा TB कंट्रोल प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, पोलियो की वैक्सीन जो आप अक्सर देखते हैं, हमारा EPI प्रोग्राम है जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो मेरे डिपार्टमेंट में आता है। और जो हमने जो फाफिकेशन की और उसमें स्पेशलाइज हेल्थ केयर को जो लैदा किया था उसमें मेडिकल एजुकेशन आती है, और आपके को तकरीबन 53 से ज़्यादा टीचिंग हस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, ताकि इन दोनों हिस्सों पर जो है बेवकूफ़ जो है वो काम हो। और उसका फ़ायदा जो हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ।
जब शहबाज शरीफ साहब आए, उनकी हुकूमत आई, तो पंजाब के अंदर जो EPI की वैक्सीनेशन का रेट था, जो हम हिफाजती टीका जात का जो प्रोग्राम कहलाता है, वो 45% रेट था। यानी अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जा रही थी 2018 में, उस वक्त जो सर्वे आया तो 45% से जिस प्रोग्राम को टेकअप किया था, वो अल्लाह के फजल से 85% कवरेज तक जो है वो जा चुका था। और अगर ये डिपार्टमेंट इकट्ठा होता तो हमारी तवज्जो किधर होती, कि हमारी तवज्जो ज़्यादातर होती कि जनाब वो फ़लाना पेशेंट आ गया, फ़लानी बीमारी आ गई, तो तमाम चीज़ों का फोकस उस तरफ होता। अब दोनों फोकस जो है उनको लेकर चला गया। और उसके बाद जो हुकूमत आई, मैं ब्लेम गेम में तो नहीं पड़ता, ये फिगर्स हैं, सब इदारों ने इनको देखा हुआ है। जो बुज़दार हुकूमत आई, तो बुज़दार हुकूमत जब जाती है तो वो फिगर जो हमने EPI प्रोग्राम की 85% पे बुज़दार हुकूमत के हवाले की थी, वो फिगर ड्रॉप आउट होके तो 68% पे जा चुकी थी। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आते हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने जो काम किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अल्लाह के फजल से शहबाज स्पीड के बाद जिस स्पीड की तारीफ़ हुई वो मोहसिन स्पीड थी, और मोहसिन स्पीड आई, और उसके बाद फिर लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मरियम स्पीड के मरियम बाजी की जो स्पीड निकली है वो तमाम स्पीड्स को मादरत से पीछे छोड़ गई है। आपका जो महकमा है प्राइमरी हेल्थ, इसमें कितने मुलाजिम हैं, कितने अफसर हैं, कितना बजट है? हमारा जो बजट है वो हर साल बढ़ता है, और तकरीबन इस दफ़ा हमारा बजट जो है वो तकरीबन 350 अरब से जो है वो ज़ायद है। हमारे पास 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, 313 के करीब दही सेहत मरकज़ जिनको RSC कहते हैं वो हैं। हमारे पास कोई 200 के करीब लगभग कमोबेश THQ लेवल और THQ अस्पताल हैं, और 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, फिर प्रोग्राम्स हैं, तो मुलाजमीन तो लाखों में हैं। कायद साहब, आपके ज़माने में महकमा सेहत के बहुत से मुलाजम फारग भी किए गए, वो बेरोज़गार हो गए, रुल गए बेचारे, तो ये क्यों किया? देखिए बड़ा साहब, आप मुझे जो है ना वो, ये मेरी एक जज्बाती स्टोरी है। गो कि मैं नहीं चाहता था कि कोई एक शख्स भी बेरोज़गार हो, और मुझे उसकी तकलीफ़ भी है, दुख भी है, और शायद मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं जब अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचूंगा तो ये एक काम ऐसा है कि जब भी मैं इसके बारे में सोचूंगा मैं दुखी होऊंगा। लेकिन वो मजबूरी इसलिए बन गया, हमने कोई रेगुलर मुलाजिम नहीं निकाला। जो वर्क चार्ज मुलाजमीन थे, जो डेली वेजेस थे, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था, उसको रिन्यूअल बस नहीं किया गया, इसलिए कि वो मोड शिफ्ट कर दिया गया। हमने जो आउटसोर्सिंग की इन 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को, क्योंकि ये दूर दराज एरिया में थे, चलते नहीं थे, जो चलते थे वो भी कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे। मुलाजमीन ने बड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। इन नामुसाइद हालात में उन्होंने इन BHUs को चलाया, और इन BHUs में इलाज मुआवजा किया, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होता था। उसका हल ये निकाला गया कि अगर हम इनको आउटसोर्स कर दें, एक डॉक्टर को कह दें कि ये BHU हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम अपने प्राइवेट क्लिनिक की तरह इसको चलाओ, और जो पेशेंट्स हैं उनको जो उनका ख़र्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, आप उनको इलाज मुआवजा दो। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल होता है। दफ्तर ही की मस्जिद में नमाज अदा की, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करते हैं। मीटिंग रूम में आए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट आता है। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी गेट्स फाउंडेशन और गावी सपोर्ट करता है सर को, ताकि एक टीम हो जो सर को फुली चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटीज़ हैं उन पे प्लान्स बना के इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट की जाए। My name is Agata Karnowska, I'm from Poland. I have been working in consulting my whole life, but mostly in financial sector. Then I decided I wanted to change something and make the world a better place, and this is why I joined the Roadmap team with the minister. What brought you in Pakistan? It was just an assignment from the company, but I want to stay for longer. Oh, this is a good news for me. सर ये बेसिकली ये मेरी रोड मैप टीम है, और जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं सामने और दोनों तरफ, ये हम सर हर वीक हर हफ्ते अपने डिपार्टमेंट्स के जो इंडिकेटर्स हैं उनका जायज़ा लेते हैं। ये मेरी शैडो कैबिनेट है। ये एक बच्चा इनमें से EPI को देखेगा और मुझे बताएगा कि इस हफ्ते EPI ने क्या प्रोग्रेस किया, और इंडिकेटर्स और डाटा के साथ प्रेजेंट करेगा।
खाज साहब, आप गुज़श्ता 15 साल से लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के। क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून का पहले कोई मुकाबला ही नहीं था, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, मुस्लिम लीग काफ थी, लाहौर में कोई पार्टी ठहरती नहीं थी आपके मुकाबले में। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया कि वो लाहौर में जीतनी शुरू हो गई, और आपसे क्या गलती हुई कि आप हारना शुरू हो गए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब को एक साजिश के तहत डिफेम किया गया, मियाँ साहब के अच्छे कामों के अंदर कीड़े निकाले गए और मियाँ साहब के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए गए जो उनकी शख्सियत में थे ही नहीं। अब जो लोग बातें करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के पास पैसा कहाँ से आया, उन लोगों को इस हकीकत का इल्म ही नहीं है कि नवाज शरीफ का वालिद कौन था, नवाज शरीफ की इत्तफाक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री थी। और ये क्यों भूल जाते हैं कि जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना था तो 50 करोड़ रुपया, मैं 50 लाख की बात नहीं कर रहा, 50 करोड़ रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया था चंदे के तौर पे, और जगह सरकारी दी थी हैसियत वज़ीर पंजाब। तो जिस शख्स के पास चंदा देने के लिए 50 करोड़ उस वक्त मौजूद था, वो कितना अमीर आदमी होगा। लेकिन इस बात को इतना नेगेटिव करके आज की नस्ल के दिमागों में ठोंसा गया कि जो नई नस्ल है उसको नवाज शरीफ साहब को एक हीरो के तौर पे पेश करने की बजाय खुदा, और मैं इसमें कहूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ कि एक विलन के तौर पे पेश किया गया। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ कल भी हीरो था और आज भी हीरो है, और नवाज शरीफ की जो मोहब्बत इस मुल्क के साथ है, अगर मियाँ नवाज शरीफ की डेवलपमेंट आज इसमें से निकाल दें, ये आप जा रहे हैं सड़क पर, ये ऊपर देख लें, ये जो ऊपर ट्रेन चल रही है, इस सड़क के ऊपर जो देख लें, जो खूबसूरत सड़क बनी है, ये यूनिवर्सिटी आपके सामने है जो बनी है, ये अस्पताल जो आप देख कर आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ निकाल दें तो इन सब जगहों पे खंडर हो, कुछ ना बचे। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट भी थी, निगरान हुकूमतें आई, अब काफ़ी अरसा, आपको साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो क्या वोट बैंक में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? क्या लोगों की सोच जो है वो अब नून लीग के बारे में और पीटीआई के बारे में बदली है? क्रेडिट दूंगा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि जिन्होंने आने के बाद 1.5 साल के कलील अरसा में ऐसे रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ वोट बैंक में कन्वर्ट हो रही है और हम लोगों की नज़रों को बदलता हुआ महसूस करते हैं। चोर साहब, ये वही गलियां और मोहल्ले हैं जहाँ से हम गुजरा करते थे तो ऐसे करके इलेक्शन जीत जाया करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन गली मोहल्लों में हमें ऐसे भी करना पड़ा, हमने बड़ी मिन्नतों और तरलों से जो है लोगों से वोट लिए, लेकिन आज फिर हम उनकी नज़रों में अपने लिए इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत और प्यार महसूस करना शुरू हो गए हैं। जिलानी पाक पहुंचे, DGPHA मंसूर अहमद राजा ने इस्तकबाल किया। बेसिकली इसका मंसूबा ये है कि मरियम साहबा चाहती थी CM साहबा के सेहत की दस्तक की सहूलत आपकी दलील पे जाए, मतलब सेहत चल के जाए। तो हमने ये सोचा कि ये क्या, मतलब कैसे इसको करेंगे। तो फिर ये जो आइडिया है सर क्लिनिक ऑन व्हील का, इसको ये बरखुदार जो है इसने फाइन ट्यून किया, इसको आइडिया दिया और ये अब ये क्लिनिक्स जो सर जाती हैं, मतलब गली और मोहल्ले में जाएंगी, वहाँ जाके एक स्टेशन हो जाएंगी, औरतें बच्चे सारे बड़े वहाँ इलाज कराएंगे। अब तक डॉक्टर होता है? जी सर, इसमें एक डॉक्टर होता है सर, उसके साथ दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ दूसरा स्टाफ होता है। अब तक ये तकरीबन 2 करोड़ लोगों को उनके घर की दहलीज पे इलाज मिल चुका है पिछले 1.5 साल में, और ये लाइव डैशबोर्ड है, एक एक चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है अल्लाह के फजल से। तो ये सैलाब के अंदर जब फ्लड आया है, क्लिनिक ऑन व्हील सर गेम चेंजर साबित हुआ है। सर 12 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है इलाज मुआवजा किया है, और जहाँ वाटर लॉक एरियाज थे वहाँ हमने CM साहबा के ऑर्डर पे क्लिनिक ऑन बोट्स बनाई, जिन्होंने 40,000 लोग ऐसे थे कि हमने वाटर लॉक एरिया में उनका जाकर इलाज किया। अगर वो ना होती तो उन लोगों के अंदर कोई खुदा ना खास्ता को डेथ हो जाती। सर ये वाहिद सैलाब है जो सबसे बड़ा सैलाब है, लेकिन उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई वबाई इमराज नहीं फैले। क्रेडिट गोज टू क्लिनिक ऑन व्हील। क्लिनिक ऑन व्हील्स और PHA के दरमियान MOU साइन किया। आज के बाद हमारे जो PHA के साथी हैं लाहौर के, हमारे मेहनत काश, हमारे इनके पास मुख्तलिफ जगहों पे ये क्लिनिक ऑन व्हील स्टेशन हुआ करेगा, कभी इनके किसी ऑफिस में, कभी इनके किसी ऑफिस में, ताकि वहाँ के जो लोकल साथी, जो माली और मेहनत काश साथी वर्कर्स हैं, वो अपना इलाज मुआवजा जो है कराया करें, और तमाम रिकॉर्ड इसका जो है वो डिजिटल होगा जी इंशाल्लाह ताला।
पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पहुंचे। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद सुहेल ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद सुहेल ने ब्रीफिंग दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का तफसीली दौरा किया। सैंपल्स को टेस्ट करने का तरीका देखा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। डैशबोर्ड का मुआयना किया। मीटिंग रूम में आए। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर ज़ुहैब ने ब्रीफिंग दी। हमारा समझ लीजिए इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि हमें खुद से पता हो कि हमारे किस अस्पताल में क्या गैप है और क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस गैप को, उस प्रॉब्लम को खुद ही रिड्रेस करते रहते हैं। तो हम कोशिश अब ये कर रहे हैं सर, मेरी कुछ चाइनीज़ के साथ मीटिंग्स हुई और कुछ और लोगों के साथ हुई, हुआवे के साथ, हम एक सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं 2 किस्म के। एक सिस्टम हम उस पर काम कर रहे हैं कि सर हॉस्पिटल जाते वक्त अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर ले। अगर DHQ में किसी ने जाना है तो वो एक ऐप होगी, उस पर वो पहले डाल देगा कि मैं आना चाह रहा हूँ, मेरा ये इशू है, तो वो इन फ्यूचर वो अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लेगा। अपने हलके का दौरा करने पहुंचे। अवाम ने फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स करवाया गया। पैसे और फूल निछावर किए गए। बग्गी पर बैठकर अवाम के पुरजोश नारों का जवाब दिया। चाइना स्कीम में कारपेट रोड का इफ्तिताह किया। मियां मीर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। नए बनाए गए डायलिसिस यूनिट का दौरा किया। मरीजों से हाल अहवाल पूछा। शाम के वक्त सुंदस फाउंडेशन पहुंचे। सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान ने इस्तकबाल किया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए। थैलेसीमिया, होमोफीलिया,
की बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं और कोई इनके लिए ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिनसे इन बीमारियों को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए जैसे ईरान में है। हमारा जो बेसिकली थैलेसीमिया प्रोग्राम जिसको अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि इसको रन करना है, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं ना कि सुंदर फाउंडेशन और इस जैसी और जो तंजीमें ये काम कर रही हैं, यकीन करें कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। तो अब जैसे अभी बहन ने बात की ना कि वो मैंने उनको कहा कि हम आपको करीब बना के दे रहे हैं, नहीं ये हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुंदर फाउंडेशन इस तरह से पेशेंट की केयर करती है कि उसको फील ही नहीं होता कि वो किसी ऐसी जगह पर है। और अल्लाह ताला इन सबको और मुन्नू भाई को और सारी टीम को, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स कायम करने के लिए इस बजट में रकम रख दी हुई है और अब वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह विद इन अ ईयर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सहूलत मौजूद होगी। लेकिन जो बात आपने की, बुनियादी वजह यह है कि अगर हम शादी से पहले जो क्रॉस मैच टेस्ट है अगर उसको लाजमी कर दें, जिसकी लेजिस्लेशन हमने कंप्लीट करके टेबल भी कर दी है और वो बिल पेश हो चुका है और सुंदर फाउंडेशन ने भी उसमें बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि एफर्ट्स किए हैं। और नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो यहाँ तकमील के आखिरी मराहिल में है, जो आपको पता है कि वलेंशिया के करीब जो बन रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा और इन जैसे बच्चों की उम्मीदों का मरकज़ होगा। जॉर्ज टाउन में अपने दोस्त मियां उस्मान के घर पहुंचे, जो कि मुस्लिम लीग ट्रेड विंग के रहनुमा हैं। उनकी बहन के इंतकाल पर फातिहा खानी की। मॉडल टाउन में फार्मास्यूटिकल सनतकारों के साथ एक डिनर का एहतमाम था। एसोसिएशन की तरफ से ख्वाजा शाहजेब अकरम ने इस्तकबाल किया। इनके एजाज में पुरतकल्लुफ शाइए का एहतमाम किया गया।